हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस वाइफ का पार्ट 47। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिस्टर वांग जान को वापस लाना चाहते थे, मगर मिसेस हुसैन तो उन्हीं पर गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ जान सभी से दूर बीजिंग से बहुत दूर चला जाता है। अब आगे की स्टोरी। डायलन वांग मेंशन में डायलन जान का ख्याल रख रहा था। वो जैसे ही खाना खाकर मेडिसिन खाकर जैसे ही वो प्रॉपर्ली सो जाता है, उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आता है, जो जान के डोर के पास ही खड़ा हुआ था। डायलन नोटिस करता है कि चैन की आंखें पूरी तरह स्वलन हो गया है। उसकी ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा रोया हुआ है। वो सहाय करते हुए उसे कुछ कहने ही वाला था कि चैन रोकते हुए कहता है, गा अब नाइट हो चुका है, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। मैं कल सुबह आकर आप दोनों से मिलूँगा। गुड नाइट। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। डायलन उसे कुछ कहना चाहता था, इसीलिए उसे पीछे पीछे जाकर उसे पकड़ते हुए कहता है, आज रात मेरे साथ रुक जाओ। मैं आंटी को कॉल करके बता दूँगा कि तुम मेरे साथ हो। प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ। चैन डायलन की बातों को रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो सारा लेते हुए उसके बात मान जाता है। चैन डायलन से इतना प्यार करता था कि वो चाहे जितना भी हर्ट कर ले, वो उसके बगैर जी भी नहीं सकता था। डायलन चैन को लेकर अपने रूम में आता है और उसे पूरे बॉडी पर किस करने लगता है और उसे ब्रेथलेसली लिप्स पर किस करते हुए कहता है, बेबी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने जब ब्रेकअप की बात की मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ और हर्ट भी हुआ। मैं तुम्हारे साथ कोई ब्रेकअप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है, मैं अभी भी जान से प्यार करता हूँ, मगर मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरी लाइफ का एक पार्ट हो। इसीलिए जहान से जेलस होना बंद करो, बस मेरी प्रॉब्लम को समझो। जहान को अब हमारी ज़रूरत है और मैं भी उसका हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा सकता। उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। माई लव, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। चैन भी मुस्कुराते हुए नोट करता है। डायलन कहता है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। इसीलिए तुम जान से जेलस होना बंद करो। वो मेरा पहला प्यार है, उसे कॉम्पिटेट करना बंद करो। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये कहकर वो चैन को अपने करीब लेकर उसे लिप से फिर से किस करने लगता है। चैन कहता है, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू का। ये कहकर मुस्कुराते हुए डायलन को गले लगा लेता है। डायलन भी उसके आंसुओं को वाइप करके किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच माई लव, मैं ग्लैड हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कहकर उसे टिकल करने लगता है। चैन छोटे बच्चे की तरह गिगल करने लगता है। डायलन चैन को कुछ कपड़े देकर फ्रेशन अप होने के लिए कह देता है। ये बात चैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पर नाइट स्पेंड करना चाहता था, मगर डायलन कभी भी आगे भी नहीं बढ़ा। इसे जानकर चैन को और ज़्यादा बुरा लगता है। वो बस अपने आप को समझाते हुए एक टॉवेल पहनकर ही बाहर आ जाता है। इसे डायलन इमीडिएटली कहता है, चैन तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये लो तुम्हारे कपड़े, जल्दी से अपने हेयर को ड्राई करते हुए उसे पहन लो। ये कहकर वो भी बाथरूम की तरफ जाने लगता है। चैन को ये बात बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो कपड़े पहनकर वो बेड पर सो जाता है। डायलन बाथरूम से आकर वो भी चैन को गले लगाते हुए दोनों कडल करते हुए सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह डायलन अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास देखकर उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो जेंटली उसके लेस पर किस करते हुए जहन के रूम में चला जाता है चेक करने के लिए। चैन मॉर्निंग किस पाकर उसके फेस में तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो और ज़्यादा सोना चाहता था, मगर उसी समय डायलन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। चैन तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। क्या हुआ?
कि जान को कुछ हो गया, ये इस तरह क्यों चिल्ला रहा है। उसके मन में यही सवाल आ रहा था। तो वो जान के रूम की तरफ दौड़ के जाने लगता है, जहाँ पर डायलन नील डाउन होकर एक पेपर को पकड़ते हुए बड़े ज़ोर से रोने लगता है। जैन उसके पास जाकर कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों हो, और जान कहाँ पर है। ये कहकर वो जान को चारों तरफ ढूंढने लगता है, बाथरूम में भी, जो वहाँ पर नहीं था। इसलिए वो वार्डरोब की तरफ जाता है, जहाँ पर जान का कोई भी बैग नहीं था। जैन की आंखों में डर और गिल्टी क्लियरली दिख सकता था। उसकी हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। टाइलन रोते हुए कहता है, फिर से नहीं, वो इस तरह फिर से नहीं जा सकता। अब मैं इबो को क्या बताऊंगा। ये सोचते हुए वो एक पागल कुत्ते की तरह घर के चारों तरफ जान को ढूंढने लगता है, मगर जान कहीं पर भी नहीं था। वो रास्ते पर भी आ जाता है। वहाँ के नाइट सिक्योरिटी गार्ड से वो पूछने भी लगता है, मगर उस सिक्योरिटी गार्ड को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं था। डायलन तो पूरी तरह क्रेजी हो गया था, अपने आप को गालियाँ देने लगा था कि वो इस तरह कैसे खुश हो सकता है, कि वो नोटिस भी नहीं किया कि शाहजहां रात को ही घर से चला गया है। वो फिर से उस पेपर को पढ़ने लगता है और गुस्से से घर की तरफ आने लगता है, जहाँ पर चैन उसका वेट कर रहा था। डायलन गुस्से से कहता है, तुमने जान को क्या बताया। चैन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसे तो जैसे हट हटा किया गया था। जब चैन उसे कुछ भी आंसर नहीं देता, डायलन गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, आंसर दो, तुमने जान को क्या कहा जब वो घर छोड़कर चला गया। मुझे झूठ मत कहना, उसने क्लियरली लिखा हुआ है, तुमने उसे क्या कहा है। चैन डरते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारी फीलिंग के बारे में उसे बताया था, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। डायलन तो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फीलिंग के बारे में उसे बताने के लिए। किसने कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो प्रेग्नेंट है। उस हालत में वो स्ट्रीट पर कहाँ घुमाएगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम चाहते क्या हो, मुझे बताओ। चैन बहुत ज़्यादा गिल्टी था। वो नील डाउन होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, मैं बस उसे सच्चाई बताया था। डायलन डिस्कस्टिंग से फेस बनाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, कौन सी सच्चाई तुमने उसे बताया है। जैन कहता है, वही कि तुम मुझे प्यार नहीं करते जिस तरह तुम जान से प्यार करते हो। वो आगे कुछ कहे, उसे डायलन जोर से स्लैप मारता है, जिसके वजह से जैन नीचे गिर जाता है। डायलन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो। जैन, आई स्वेर, अगर जान को कुछ भी हो गया तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा नफरत करूँगा। बस गॉड से प्रे करना कि उसके अनबॉर्न चाइल्ड को और जान को कुछ भी ना हो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर चैन को रोते हुए वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। चैन बस रोते हुए रह जाता है, बेबी आई एम सॉरी। जान तुम कहाँ पर हो, का प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जान प्लीज़ वापस आ जाओ। डायलन गुस्से से अपना कार की की लेकर वहाँ से जाने लगता है। चैन भी खड़े होकर उसके पीछे करते हुए कहता है, बेबी वेट प्लीज़, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मगर डायलन कार लेकर वहाँ से चला जाता है। चैन तो बस पीछे रोते हुए ही रह जाता है। अब हमें एंग जी का घर दिखाया जाता है। एंग जी जब मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, वो कितना तक खूबसूरत दिख रहा है इस वेडिंग के ड्रेस में। वो इस बात पर इमेजिन करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मगर जैसे ही उसे कुछ याद आता है, वो जो लोग उसे रेडी कर रहे थे उन पर चिल्लाते हुए कहता है, गेट आउट, मेरे रूम से अभी कभी निकल जाओ। ये शादी, मुझे ये शादी नहीं करना है। मैं उस बास्टर्ड ईपो से शादी नहीं करना चाहता। मैं जिस वजह से शादी कर रहा था वो तो वहाँ से चला गया, मुझे बहुत चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुआ था कि वो प्रेग्नेंट होने का, जिससे भी मैंने प्यार किया
वो सब कुछ छीन लिया, उस सब का पे बैक उसे करना था। मैं तो बस उसे ह्यूमिलेट करना चाहता था, उसे दर्द देना चाहता था। मगर अगर वो ही उस घर में नहीं है तो फिर मैं उस शादी क्यों करूं? मुझे उस शादी से नफरत है। दूसरी तरफ उसकी मदर को जैसे ही पता चलता है कि यांगजी सडन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, वो उसके पास जाकर कहता है, बेबी क्या हुआ? तुम अपने मेकअप को इस तरह ख़राब क्यों कर रहे हो? यांगजी भी चिल्लाते हुए कहता है, इस शादी को रोक लो। मैं इस इडियट से शादी नहीं करना चाहता। अगर शायद चाहनी घर वापस आएगा तो फिर मैं शादी करूँगा, नहीं तो उस शादी में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बस स्मोकिंग, सेक्स, पार्टी और अपने टॉयज के साथ खेलना ही पसंद करता हूँ। मैं उस सुसान बीच की इस टाइप मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। मुझे बहुत चाहिए। यांगजे के मदर उसे समझाते हुए कहते हैं, बेबी थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस किया है कि वो लोग चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। तुम्हें एक बार शादी करके उन्हें एक चाइल्ड दे दो, तुम्हारी शादी सिक्योर हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। वो लोग अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी बाहर आने नहीं देंगे, इसीलिए बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। यांगजी भी डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है मदर, मैं वही करने वाला हूँ। उस हुसैन की लाइफ को अब मैं मिजरेबल बना दूँगा, उससे कहीं घर में और उसकी इंटर फैमिली के सामने। मैं कोई जान नहीं हूँ जो उसके कंट्रोल में रहूँ। अब मैं बताऊँगा कि उस घर का नया बॉस कौन है। ट्रस्ट मी मदर। ये कहकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। सुसन, तुम्हें नहीं पता, तुम मेरी शादी अपने बेटे से करके तुम क्या खो रहे हो। मैं कोई जान नहीं हूँ, तुम्हें कर्मों की सज़ा तुम्हें मिलेगा, इसके लिए प्रिपेयर रहना। ये कहकर शादी के लिए रेडी होने लगता है। अब वांग मेंशन में इप्पो तो लाइफलेस की तरह बेड पे लेटा हुआ था, जैसे उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। वो बस सीलिंग की तरफ देखकर बस रोए ही जा रहा था। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर बस पेट से बंधा हुआ था। वो तो रात भर जब बस सभी को चिल्लाते हुए गालियाँ दे रहा था। वो बस छूटना चाहता था, मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गया था। इब्बू तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। अपने मन में कहता है, मुझे इस सबको कैसे रोकना है? मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? उन्हें क्या थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है कि उनका बेटा इतना ज़्यादा पेन में है? वो मुझे इस तरह घुट घुट के मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? क्या उन्हें एक बार समझ नहीं आता कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता, मैं बस शायद जान से प्यार करता हूँ। वो भी मेरे बच्चों से प्रेग्नेंट है, फिर वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैं क्या करूँ? क्या उस रात को टाइलर ने मेरा फ़ोन उठाया था? मेरा जान को उसने रेस्क्यू किया था? कि अब मेरा जान उसके घर में है, उस मेरी बेबी का अच्छे से ख्याल रख रहा है? या फिर उन लोगों ने मेरी जान को मोलेस्ट किया है? या फिर मेरी मदर ने जान को लॉकअप किया है? मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, वो कहाँ पर है, वो ठीक है या फिर नहीं। मेरी मदर तो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा है और फादर भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। इप्पो क्लियरली देख सकता था कि उसके फादर कितना ज़्यादा यूजलेस और वर्थलेस है। उनके पास तो कोई दिल भी नहीं है। जो लड़का उन्हें लाइफ टाइम फादर कहकर बुलाया, हमेशा ये क्लेम किया कि वो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर उन्हीं के सामने मेरे मदर ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। फिर भी फादर ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्हें तो बस अपने घर की रेपुटेशन की परवाह है, अपने बेटे की फीलिंग से उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। मगर अब वो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। वो बस अपने जान के बारे में सोचना चाहता था कि वो ठीक है, उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है, ये सोचकर वो बस रोने लगता है। उसी समय उसके रूम में मिसेस सुसन आते हुए कहते हैं, तुम एक छोटे बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा शादी है। मैं समझ सकता हूँ ये खुशी के आंसू है। तुम अपने आप को भरोसा नहीं कर पा रहे हो ना? तुम्हारी वाइफ कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहकर वह अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। इप्पो तो
अब बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, मदर प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे इस शादी के लिए फोर्स मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं बस अपने जान को ढूंढना चाहता हूँ। क्या आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपका बेटा कितना ज़्यादा दर्द में है? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मदर। मिसेस हुसैन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही भी कहा था, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने वाला, तुम्हें बस यही शादी करना है। अगर इस शादी से तुमने मना किया तो फिर मैंने तुम्हें पहले जो कहा है तो वही कर दूंगा, मैं जान को मार ही दूंगा। उस भैंस साहू की बेटे को, उस बास्टर्ड को कभी भी मैं अपना son-in-law नहीं मानने वाला। इसीलिए अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए वेडिंग के लिए रेडी हो जाओ। और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखोगे, हैंडसम प्रिंस की तरह। ये कहकर उसके फेस को केयर करने लगते हैं और स्मेक करते हुए कहते हैं, ये बात ख्याल रखना, जैसे तुम बेस्ट दिखना, मम्मी तुम्हें कुछ देर बाद पिकअप करने के लिए आएंगे। ये तो बस गुस्से से अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। मिस सुसन अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, बॉयज तुम लोगों को पता है तुम्हें क्या करना है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ये कहकर अपने बेटे के फोrehead पर किस करते हुए कहते हैं, वहाँ पर अच्छे से बिहेव करना, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं जान के साथ क्या करने वाला हूँ। ये वार्निंग देते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। हिप्पो तो अब स्ट्रगल करने लगा था, मुझे जाने दो मदर, प्लीज़ जाने दो, आपको इस सब का पे बैक करना ही पड़ेगा, मैं उस बीच से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, गेट आउट, मेरे रूम से निकल जाओ। हिप्पो तो बस स्ट्रगल करते हुए रह जाता है। मिसेस सुसन के ऑर्डर पर वो लोग हिप्पो को प्रॉपर्ली रेडी करके कैदी की तरह नीचे लेकर आ रहे थे। मिस्टर वांग जो पूरी तरह रेडी होकर काउच पर बैठे हुए थे, जैसे ही वो अपने बेटे को देखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो कितना ज़्यादा रोया हुआ है। हिप्पो भी चिल्लाते हुए कहता है, डैड प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मदर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे यांगची से शादी नहीं करना, मदर प्लीज़, मुझे पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, मगर मैं जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरा लाइफ है, उसके बगैर मैं जी भी नहीं सकता। आप याद कीजिए जान से आप में कितना ज़्यादा प्यार करते थे, आप जान के लिए कितना ज़्यादा नाइस थे, आप इस तरह हम लोगों के साथ नहीं कर सकते। फादर प्लीज़ मैं आपसे बेग कर रहा हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। मिस्टर वांग भी बहुत ज़्यादा लाचार थे, वो अपने बेटे के फेस को केयर करते हुए कुछ कहने ही वाले थे कि जैसे ही मिसेस हुसैन की पैरों की आवाज़ सुनाई देते हैं वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा हैंडसम बेटा ऑलरेडी रेडी हो गया है, जल्दी चलो, शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस शादी को एडमिट कर लो। हिप्पो तो बस चिल्लाते हुए रह जाता है। मिसेस हुसैन अपने हस्बैंड को क्लियर देते हुए कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर वांग कहते हैं, मैं तो बस अपने बेटे को कंसर्न कर रहा था। मिस हुसैन चिल्लाते हुए कहते हैं, ओह प्लीज़ मैं देख सकता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सभी यहीं पर ही छोड़ कर जाओ, वहाँ पर कोई भी स्टूपिड हरकत करने की कोशिश मत करना, अब चलो, सारे दोस्त हमारे वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वो सभी वेटिंग के लिए निकल जाते हैं।